शब्बीर ने नौशहरा कलां के इलाके खवेजगी में एक ऐसे शख्स को देखा है जिसकी जवां साला बीवी अचानक गायब हो गई थी और उसका शौहर उसकी तलाश में मारा मारा फिर रहा था। फिर एक दिन उसे अपनी बीवी का सुराग मिल गया। जवां साल महनाज सजे सजाए घर में अकेली थी। आईने के सामने सजने संवरने के बाद उसने टीवी का रिमोट उठाया और तेजी से चैनल तब्दील करने लगी। थोड़ी देर में उकताहट हुई तो कमरे से बाहर निकलकर घर का जायजा लेने लगी। मासी घर की सफाई सुथराई कर रही थी। महनाज ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर एक सोफे पर बैठकर मोबाइल फोन पर गेम खेलने लगी। थोड़ी देर में इससे भी उकता गई। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक पैदा हुई और उसने अजरा नामी अपनी एक सहेली को फोन मिला दिया। अजरा थोड़े फासले पर उसी मोहल्ले में रहती थी और महनाज अजरा को बाजी कहकर पुकारती थी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? मैं महनाज बात कर रही हूँ। अरे भाई, कहाँ गायब हो इतने दिनों से? ना कुछ अता ना पता, क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं, घर में बैठी हुई बोर हो रही हूँ, बहुत जबरदस्त वाला। आप बताएं क्या कर रही हैं? अरे भाई, अगर घर में बोर हो रही हो तो मेरी तरफ आ जाओ। और तुम्हारे हस्बैंड कहाँ पर हैं? वो तो काम पर गए हुए हैं। अच्छा, तो फिर आ जाओ ना घर पर, मैं कढ़ी बना रही हूँ, मिलके साथ खाना खाएंगे। आ जाऊँ? अच्छा चले, सही है, फिर मैं आधे घंटे में पहुँचती हूँ आपके पास। हाँ चलो, तुम आ जाओ, मैं इतने में खाना तैयार कर लेती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। चलो, अल्लाह हाफिज। अमीरा, मैं जरा अजरा बाजी के घर जा रही हूँ, अगर साहब आ जाए ना तो उनको बोल देना कि मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा, बल्कि एक काम करना, उन्हें कुछ मत कहना, तुम मुझे फोन कर देना, ठीक है? महनाज घर से बाहर निकलकर थोड़ी दूर पैदल चली। फिर उसने एक रक्षे को हाथ देकर रोक लिया। थोड़ी देर में वो अपनी सहेली के घर पहुंच गई। अजरा और महनाज की दोस्ती ज्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन वो दोनों थोड़े ही समय पक्की सहेलियां बन गई थी। हालांकि अजरा महनाज से कम 10-15 साल बड़ी थी। महनाज रक्षे से उतरी तो अजरा दरवाजे पर ही खड़ी थी। महनाज को गले लगाकर घर के अंदर ले गई। आओ, बैठो। और सुनाए, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। थैंक यू। और तुम्हारी बालियां कहाँ से ली तुमने? बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शौहर ने दिलाई है क्या? बस रहने दें बाजी, ये भूखे फीके इंसान है, वो दिलाएंगे मुझे बालियां। क्यों भाई, क्या हो गया? अच्छे खासे तो हैं। कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है ना कि अंदर क्या हो रहा है। बात तो ये भी ठीक है। गुफ्तगू के दौरान महनाज की नजर दीवार पर लगी अजरा और उसके शौहर की तस्वीर पर पड़ी तो वो उठकर खड़ी हो गई। गजब की तस्वीर लगाई हुई आप। ऐसी बात बोलूं? आपके शौहर ना आपसे कई ज्यादा स्मार्ट हैं। बस बस, मेरे शौहर को जरूरत नहीं है, मेरे इकलौते शौहर हैं, समझी? तौबा तौबा, मैं क्यों लगाने लगी इन्हें नजर? लगता है वैसे आप दोनों के बीच में काफी प्यार है। ये बात तो वाकई में बहुत हकीकत है। जब ऑफिस जाते हैं तो ये समझ लो कि आधे दिन तो वो मेरे साथ होते हैं फोन पर। क्या कर रही हो, कहाँ गई थी, क्या खाया, क्या पिया, खाना खाया, ये वो, बस आ जाऊं। बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। बाजी, कभी मुझे भी मिलवाए ना उनसे। हाँ हाँ भाई, जिक्र किया है मैंने तुम्हारा, और उनका भी यही कहना है कि कितनी तारीफें करती हो तुम अपनी सहेली की, भी मिलवाएं। शब्बीर का कहना है कि अगर माँ बाप अपने बच्चों की मुनासिब तरबियत ना कर सकें तो ये बच्चे ना तो जिंदगी में कोई दुरुस्त फैसला कर सकते हैं और ना ही सुकून से जिंदगी गुजार सकते हैं। माँ बाप की तवज्जो से महरूम बेलगाम फिल्मों और ड्रामों ही से सब कुछ सीखने लगते हैं और एक ख्याली दुनिया में जिंदगी गुजारने लगते हैं। रिमशा अपने महल्ले के लड़के एहसान के साथ अपने घर में पढ़ाई कर रही थी। वो दोनों मेज के आमने सामने बैठे थे और मेज पर किताबें बिखरी हुई थी। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई तो किचन में काम करती हुई रमशा की माँ दरवाजा खोलने चली गई। रमशा का बाप ड्यूटी खत्म करके थका हारा घर लौटा था। रिमशा की माँ दरवाजा खोलकर अपने शौहर से बगैर दुआ सलाम किए दोबारा किचन की तरफ चली गई और रमशा का मजदूर बाप अपनी बेटी को आवाज देने लगा। अरे घर में कोई है? सारे मर गए। रिमशा कहाँ है तू? रमशा ने बाप की आवाज सुनी तो घबरा गई। उसके साथ पढ़ने वाला लड़का दूसरे दरवाजे से बाहर निकलकर भाग गया और रमशा अपने बाप की तरफ लपकी। जी अब्बू। कहाँ मर गई? घर में बाप आया, कोई पूछने वाला है उसको? अब्बू, मुझे पता नहीं था कि आप आ गए। पानी ले आऊं आपके लिए? नहीं,
मुझे जहर ला दे तू। रमशा सर झुकाकर खामोशी से किचन की जानिब चली गई, जहां उसकी माँ के चेहरे पर गुस्सा था। जल्दी पानी लेके चली जा, वरना तेरा बाप तेरी वजह से सारा गुस्सा मुझ पे उतारेगा। चुप कर जाओ अम्मा, तुम्हें तो हर वक्त लड़ने की पड़ी रहती है। रमशा ने पानी का गिलास भरा और खामोशी से बाप के सामने रखकर दोबारा कमरे में चली गई। ये ले। बाप ने पानी पिया, कुछ देर के लिए कमर सीधी की और फिर उठकर बेटी के कमरे में चला गया। बात सुन, तू पढ़ती भी है या किताबें खोल के शो मारती रहती है? अब्बू पढ़ ही रही हैं, एग्जाम्स होने वाले हैं मेरे। बाप ने वैसे ही बेख्याली में बेटी की किताबें उठाकर देखना शुरू किया। एक किताब पर रमशा के महल्ले डॉक्टर एहसान का नाम लिखा हुआ था। ये एहसान आया था घर में? नहीं अब्बा, वो क्यों आएगा, मैंने उसे किताबें ली थी। देख, तुझे मैंने कितनी दफा समझाया है कि मुझे उसका इधर आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहाँ आता है? थोड़ी देर में रमशा एहसान को बुलाकर बरामदे में ले आई। अब वो दोनों कागज पर लिख लिख कर राजो न्याज कर रहे थे। घर में बाप के खौफ से रिमशान ने एक दिन बाहर मिलने का फैसला कर लिया। शब्बीर ने देखा कि वो दोनों एक पार्क में बैठे हुए थे। क्या होगा हमारा? मेरा तो स्टडी में दिल भी नहीं लगता। तो मेरा कौन सा दिल लगता है, ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। चले। पागल हो गए हो क्या? भाग कर जाएंगे कहाँ पर? और वैसे भी इतनी दोस्ती काफी है हमारी, शादी को भूल जाओ। तुम भूल जाओ, मैं नहीं भूल सकता। जब तक मेरे अब्बू जिंदा है ना, हमारी शादी नहीं हो सकती। ठीक है, मैं इनके मरने तक का इंतजार करूंगा। तुम मेरे अब्बू को मारना चाहते हो? मैंने ये कब कहा? अच्छा, काफी देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। ठहर, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, यहीं रुको, मैं नहीं जाती। दोनों अलग अलग घर की तरफ रवाना हो गए। रमशा घर पहुंची तो उसका बाप मौजूद। एहसानी घर गई थी उसे किताबें लेने। अच्छा, किताबें किधर है? रमशा सटपटा कर रह गई। किताबें तो मैं वहीं भूल कर आ गई, मैं भी लेकर आती हूँ। बात सुन मेरी, मुझे सब पता है क्या चक्कर चल रहा है। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, आज के बाद तुझे उस लफंगी के साथ देख लिया ना, मैं तेरी बोटी बोटी करके डाल दूंगा। रमशा सर झुकाकर दूसरे कमरे में गई तो माँ मौजूद थी। माँ ने भी उसे कहर आलूद निगाहों से देखा और वहाँ से उठकर चली गई। इस वाक़े के बाद एक दिन शब्बीर का एक थाने जाना हुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि रिमशा और एहसान दोनों वहाँ मौजूद थे। शब्बीर ने थाने के इंचार्ज से तफसीलात पूछी तो उसके होश उड़ गए। थानेदार ने बताया था कि रमशा और एहसान ने मिलजुल कर मुबैना तौर पर बाप को नशा आवर गोलियां खिलाने के बाद छुरियों के वार से कत्ल कर दिया था। वक्ती तौर पर जो बात चली थी वो यही चली थी कि जो मकतूल है इसकी बीवी है ज़किया, उसकी कुछ दिनों से नाराज़गी है, वो आजकल इसके पास नहीं रह रही है, तो शायद ये उसने किसी के साथ मिलकर इसको रास्ते से हटाने की कोशिश की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बड़ी मेहनत करने के बाद हमने ये चीज़ें थोड़ी देखी हैं मौका विजिट करने के बाद, तो वहाँ से मालूमात आई हैं कि जो इसकी बेटी है बड़ी, क्या नाम है उसका, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, शानी नामी लड़का है, इन्हीं की गली का रहने वाला है, उसके साथ इसका ताल्लुक था। इस बिना पे वालिद जो है वो उसको मतलब रास्ते में था, उसको रुकावट को दूर करने की खातिर इन दोनों ने आपस में ये प्लानिंग की है और वक़ुआ की रात को जो है वो उसको नींद आवर गोलियां दी गई हैं अपनी बेटी की तरफ से वालिद को। तो उस पे रात को बमुताबिक प्रोग्राम शानी जो है वो वहाँ पर पहुँचा है और इस बेटी ने दरवाज़ा खोला है, अंदर जाकर इन्होंने जो है वो मिल के उसको छुरियाँ मारी हैं, उसके बाद ये वहाँ से चले गए हैं। शब्बीर को थानेदार की बात पर यकीन नहीं आया तो उसने सलाम के पीछे रमशा से ही पूछ लिया। मुझे पापा बहुत तंग करता था, घर वालों को बहुत तंग करता था, तो मेरे लड़के ने एक लड़का मेरे पीछे पड़ गया था, वो उसने मुझसे दोस्ती कर ली और उसने घरेलू सारे हालात देखे और वो मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने उससे कहा कि
हमारे घर वाले बहुत जालिम है, मेरे पापा बहुत जालिम है, वो नहीं तुम्हें हमारा रिश्ता देगा। उसने कहा कि तुम्हारे पापा को मार देते हैं। मैंने उसे कहा नहीं। उसने कहा नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, हम कहेंगे डिकेटी का मामला था। तो उसने सारा काम कर दिया, फिर उसने मार दिया पापा को। रमशा कत्ल का इल्जाम एहसान पर डाल रही थी और एहसान रमशा को कसूरवार कर रहा था। जी उसने मुझे कहा था कि ऐसे ऐसे पापा को मारना है, तो वो घर वालों को बहुत तंग करता है। उसने मेरी मम्मा को भी निकाल दिया है, तो उसने अब मम्मा को तलाक दे के शादी करनी है। तो वो कह रहा था मैं भी बहुत मारता है। नहीं मैंने मतलब कि मैंने कहा मैंने नहीं मारना उसको। वो कह रही थी नहीं मारना है ना। मतलब कि मैं उससे मिलता था, मतलब कि मेडिसिन देकर ना उसके घर वालों को, तो इस वजह से मैं मिलता था। उसने उस रात ना अपने पापा को ज़्यादा मेडिसिन दे दी और मुझे कहा और आ जाओ। और वो मुझे ना उस रात उसने कहा, तो बहुत बार कहा, तो ये काम हो गया। अगरचे पुलिस एहलकार के बयान की तस्दीक रमशा और एहसान के बयानात ने कर दी थी, लेकिन शब्बीर को अब तक ये यकीन नहीं आता कि क्या कोई बेटी अपने बाप को कत्ल कर सकती है, वो भी छुरियां मारकर। शब्बीर को मालूम हुआ है कि रमशा की मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद रमशा की मां ने हकीकत बताई तो रमशा और एहसान को शब्बीर ने चीचा वतनी में थाना शाहकोट के एक गांव में दो नौजवान प्रेमियों को देखा है, जहां रुकावट अबूर करके एक दूसरे से मिल। आसिया बीबी दरवाजे पर खड़ी कुछ सोच रही थी। सामने ही खेत थे और उसके आंगन की दीवार के साथ ही भैंसें बंधी हुई। आसिया तो छोटे से बाड़े में झाड़ू देने के बाद भैंसों काम में मसरूफ थी। उसने पलट कर देखा तो शाहू नामी गांव का एक उस पीछे खड़ा था। आसिया अरे तो हाँ, अगर किसी ने देख लिया मुझे फोन देने आया था, ले ये रख ले और देख किसी को पता ना चले। जब तुझे मुझसे बात करनी हो मुझे मिस कॉल दे देना। अच्छा अब मैं चलता हूँ। आसिया ने फोन लेकर अपने पल्लू में बांध लिया, मगर फिर डर गई। उसने अपने पल्लू से फोन निकाला और बाड़े ही में एक महफूज जगह पर छुपा दिया और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। शब्बीर ने आसिया को भैंसों का दूध दूहते और उनकी सफाई सुथराई करते देखा। इस दौरान आसिया की छोटी 7 साल बहन आंखें हुई उसके पास आ गई। अरे नन्नी उठ गई तू? अब्बा जाग गया है क्या? नहीं, वो अभी सो रहे हैं। बाजी मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा तू अंदर चल, मैं आके तुझे नाश्ता देती हूँ। आसिया की बहन सर झुकाकर अंदर चली गई। जब आसिया को इत्मीनान हो गया कि उसके घर वाले अभी सो रहे हैं, तो उसने खामोशी से फोन उठाया और शाहू का नंबर मिला दिया। हेलो शाहिद, मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? ठीक हूँ। शाहिद ये फोन तू कहाँ लेकर आया? अरे पागल हो गई हो? ये पैसे सुन, शाम को घर वाले दूसरे की बेटी। अच्छा तू नहीं जाएगी क्या? नहीं, मैं कोई बहाना बना के घर रुक जाऊंगी। ठीक है मैं आ जाऊंगा। शाहिद मुझे बहुत डर लग रहा है। वो तो मुझे भी लग रहा है। अच्छा खैर देखूंगा, सब ठीक रहा तो आ जाऊंगा। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। आसिया ने फोन बंद करके फिर उसी जगह छुपा दिया और भैंसों का दूध दूने के बाद बर्तन लेकर अंदर चली गई। शाहिद और आसिया एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। आसिया के घर वालों को इस बात का जिस तरह पता चला, वो बिल्कुल ड्रामाई सीन था, जिसके बाद आसिया की कड़ी निगरानी की जा रही थी। हुआ ये था कि एक रात आसिया ने कागज कलम उठाया और शाहू के नाम मोहब्बत भरा खत लिखने लगी। वो रवानी से लिखती जा रही थी। खत लिखने के बाद उसने ये खत एक अलमारी में छुपा दिया और फिर सो गई। दूसरे दिन शब्बीर ने देखा कि आसिया सफाई की तो खत जमीन पर गिर गया। आसिया की मां ने एक नजर खत को देखा, लेकिन वो उसे पढ़ने के काबिल नहीं थी। इस दौरान आसिया का बाप अंदर आया तो आसिया की मां ने बड़बड़ाते हुए खत अपने शौहर के हवाले कर दिया। ये तुम अपने काम की चीजें यहाँ क्यों रख देते हो? देखो शायद तुम्हारे काम का कागज हो। मेरे काम का? लाओ मुझे दिखाओ। आसिया के बाप ने खत लेकर पढ़ना शुरू किया तो ना नाम लिखा था और ना शाहू का, बस इतना लिखा था कि तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी। खत पढ़ने के बाद आसिया का बाप हैरान रह गया। ये तो खत है, किसी का नाम नहीं। ये यहाँ कैसे आया? किसने लिखा है, किसका है, आखिर कुछ पता तो चले। तुम इस बात का किसी से जिक्र मत करना।
आसिया का बाप अपनी बीवी को बता रहा था कि शायद ये खत उसकी बेटी ने किसी को लिखा हो। फिर बाप वो खत टुकड़े टुकड़े के फाड़ दिया और इस मसले पर खामोशी इख्तियार कर ली, मगर बेटी की निगरानी सख्त करती। उस शाम आसिया को सख्त परेशानी के आलम में देखा गया। अलमारी खुली हुई थी, सारे कपड़े बाहर बिखरे हुए थे कि माँ अंदर आ गई। माँ को देखकर आसिया घबरा गई। अरे अरे, ये क्या कर दिया? सारे अलमारी के कपड़े निकाल के बाहर क्यों फेंके? क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं अम्मा, वो मैं अपनी कमीज ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। जब अलमारी में नहीं मिल रही है तो बाहर आंगन में होगी, और वैसे भी तुम चीजें रखे तो भूल जाती हो। जाओ आंगन में देखो। अच्छा सुन, मैं बाहर बैठी हूँ, काम आ तेरी खाला को खत लिखवाना है, सुन लिया ना? खत का सुनकर आसिया मजीद गड़बड़ा गई। उसका गला खुश्क हो गया। माँ के जाने के बाद आसिया पर जैसे जुनून तारी हो गया। उसने अब एक एक कपड़े को झाड़ झाड़ कर देखना शुरू कर दिया। इस दौरान माँ की खड़कती हुई आवाज आई तो उसने जल्दी जल्दी सारे कपड़े अलमारी में ठूंस दिए। आसिया, आसिया। आई अम्मी। आसिया अलमारी को अच्छी तरह बंद करके बाहर गई तो उसका बाप भी वहाँ मौजूद था। जी अम्मी। देना हुई जैसे किसी बला से छुटकारा मिल गया हो। भैंसों के बाड़े में जाकर उसने खुफिया जगह से अपना फोन निकाला और शाहो को फोन मिलाने लगी। हेलो शाहिद। हेलो। तेरा सास क्यों बुला हुआ है? शाहिद, अम्मा को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। क्या बात सुन, मुझे बहुत डर लग रहा है, तू मुझे यहाँ से आके ले जाइए ना, कोई हंगामा हो जाए। पागल हो गई है क्या? ऐसे थोड़ी लेके जाऊंगा। आज ही अम्मा को भेजता हूँ रिश्ते के लिए, तू फिक्र कर। चल ठीक है। आसिया ने फोन बंद करके फिर खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपने काम में मसरूफ हो गई। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। शाहिद की मां को आसिया की मां ने टका सा जवाब देकर रिश्ते से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आसिया ने शाहिद को इस बात पर तैयार कर लिया कि वो दोनों भागकर शादी कर लेंगे। शब्बीर ने देखा कि आसिया आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े और जरूरी चीजें एक जगह इकट्ठी करती जा रही थी। फिर एक दिन उसने इन तमाम चीजों को एक छोटी सी गठरी में बांध लिया। रात का वक्त था। आसिया बीबी ने पूरे घर का जायजा लिया। उसके बहन भाई और माँ बाप सभी जाग रहे थे और उधर शाहू प्लान के मुताबिक उसका इंतजार कर रहा था। फिर आसिया बीबी बहाने से बाहर निकली और खुफिया जगह से फोन निकालकर शाहू को फोन करने लगी। हेलो। हाँ, तुम निकली नहीं अभी तक? कैसे निकलूं, घर में सब जाग रहे हैं अभी तक। ओहो, दूध खोल के तुमने? नहीं, मुझे डर लग रहा है, अगर सब लोग मर गए तो? अरे नहीं मरेंगे, बस 2-4 घंटे के लिए सुकून से सो जाएंगे। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। आसिया फोन छुपाकर दोबारा अंदर आई। छोटी 7 साल छोटी, भूख लगे। अरे तुझे कितनी भूख लगती है, ये बता, दूध पिएगी? चल मैं तेरे लिए लेके की फरमाइश कर दी। आसिया, अरे जरा दूध गरम कर ले, और हाँ, आज एक प्याला मुझे भी दूध दे देना। अच्छा अम्मा, तू एक काम कर, माँ के पास जाके बैठ, मैं तेरे लिए दूध लेके आती हूँ। शब्बीर ने देखा कि बावर्ची खाने में दूध गर्म करने के बाद आसिया ने सारा दूध एक जग में डाला और उसमें बेहोश करने वाली दवा मिला दी और जग और गिलास। दूध देखकर आसिया के 2 भाई भी उठ बैठे। आसिया की माँ ने अपने 2 बेटों, एक छोटी बेटी के अलावा अपने शौहर को भी दूध का गिलास पेश कर दिया। आसिया खामोशी से खाली बर्तन उठाने के लिए आगे बढ़ी तो उसे अंदाजा हो गया कि बेहोशी की दवा ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था। वो बर्तन उठाकर बावर्ची खाने में चली गई। थोड़ी देर में बाहर निकली, माँ को हिलाया जुलाया, भाइयों को देखा और अपनी छोटी बहन को प्यार करके अपने कमरे में चली गई। कपड़ों की पोटली उठाई और घर से बाहर निकल गई। एक दिन बाद पूरे गांव में कोहराम रहा। आसिया की छोटी 7 साल बहन बेहोशी की हालत में इंतकाल कर गई थी, जबकि उसके माँ बाप और दीगर बहन भाई की हालत भी तशवीशनाक थी, जिन्हें गांव वालों ने अस्पताल पहुंचा दिया था। शब्बीर को मालूम हुआ है कि होश में आने के बाद आसिया के बाप ने अपनी बेटी और उसके आशना के खिलाफ इग़वा और कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया था और पुलिस उन दोनों को तलाश कर रही थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।
अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।